बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक सिंपल पेंडुलम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम हम कहते किसको है। उसके बाद हम साबित करेंगे भी सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, यानी इसके ऊपर भी जो है फार्मूला सेटिस्फाई होता है भाई इसमें पैदा होने वाला एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शन है -x के। ये वाला फार्मूला हम इसके लिए ड्राइव करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इसको भी, ये भी इस फार्मूले को फॉलो करता है। उसके बाद हम इसका टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, फिर कुछ MCQs के हवाले से पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ती हैं भी सिंपल पेंडुलम हम किसको कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी मास, ये स्मॉल हैवी मास है जिसको हमने सस्पेंड किया होता है किस चीज़ से, वेटलेस, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी एक रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ हमने इस मास एम को बांधा होता है। ये जो मास जो है ना ये हैवी होना चाहिए, ये छोटा और भारी होना चाहिए, और जो रस्सी जिसके साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है ये वेटलेस होनी चाहिए, यानी इसका वज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्की होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचकदार होनी चाहिए, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब है इसकी लंबाई में इजाफा ना हो। ये आप देखते हैं जैसे एक रबड़ होती है, हम उसके साथ कोई वज़न लटकाएं तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसकी लंबाई में इजाफा नहीं होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। तो एक छोटी भारी गोली जिसको हमने वेटलेस, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हो, उस गोली को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और जो रस्सी हमने एक सिरा ऊपर बांधा हुआ होगा एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ, वो भी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होनी चाहिए, तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो पूरा जो अपरेटस है हमारा, उसको हम सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। तो सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई है वो क्या होगी, सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक हम मेजर करते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर हमने पेंडुलम को सस्पेंड किया हुआ, ये फिक्स किया हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट से लेकर ये जो गोली है बॉब, इसके सेंटर तक, तो ये जो हमारे पास लंबाई बनती है इस रस्सी की, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ दी पेंडुलम। अब हम जो है इसकी वर्किंग के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो जब हम अपने इस पेंडुलम को इस जगह से पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, यानी हम पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे और पकड़ के हम एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आएंगे, तो यहाँ जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मीन पोजीशन से आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा इनर्शिया की वजह से, फिर वहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा और फिर इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा। इस तरह ये जो गोली है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम इसमें साबित करेंगे कि वाकई ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि जो गोली का जो वज़न होता है वो क्या करता है। जब हम इस गोली को रस्सी के साथ सस्पेंड करते हैं तो यहाँ पर जब ये गोली मीन पोजीशन पर होगी, इसका वज़न किस तरफ को अमल करेगा, नीचे की जानब, और वज़न की वजह से रस्सी में पैदा होगा टेंशन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मीन पोजीशन पर तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, मीन पोजीशन से पकड़ के इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे, तो यहाँ इसका जो असल वज़न है वो किस तरफ को अमल कर रहा है, नीचे की जानब। टेंशन जो है वो इस तरफ को है।
तो ये वज़न और टेंशन दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो हमने वज़न को क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये आ गया एम जी कॉस थीटा और एक हिस्सा ये आ गया एम जी साइन थीटा। अब जब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इसके वज़न को, तो आप देख सकते हैं एम जी कॉस थीटा और टेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ एक ही फोर्स बच जाएगी पीछे। वो कौन सी होगी, एम जी साइन थीटा। और यही वो फोर्स होगी जिसकी वजह से गोली जो है वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। यानी यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो गोली के वज़न का एक कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा। तो इस बात को हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर पहले तो हमने लिखा है भी एम जी कॉस थीटा और टेंशन एक दूसरे के बराबर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ एक ही फोर्स बचती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस गोली को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आने के लिए, और वो है माइनस एम जी साइन थीटा। आपको पता है फोर्स का फार्मूला होता है फिजिकल टू एम में। तो ये ऊपर भी फोर्स का फार्मूला है, ये भी फोर्स का फार्मूला है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा। इसमें से साइन थीटा की वैल्यू की जगह पर हमने ना सिर्फ थीटा लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा और थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर होती है जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो। मिसाल के तौर पर जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो यहाँ ज़ीरो, साइन ज़ीरो क्या देगा, वैल्यू ज़ीरो देगा। तो स्मॉल एंगल पर देखें, थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अगर थीटा की वैल्यू वन है तो साइन वन की वैल्यू भी क्या आएगी, वन ही आएगी। तो इसलिए स्मॉल एंगल पर हमारे पास क्या होता है कि थीटा हम लिखते हैं साइन थीटा की जगह पे, क्योंकि ये जो गोली को हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी मीन पोजीशन से, तब यहाँ जो एंगल बनता है थीटा वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए हमने कहा अभी सिंपल पेंडुलम में तो एंगल बहुत ही छोटा बनता है, तो हम साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब हम डायग्राम से जो है ना वो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ना एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बन रही है जी ये वाली, ए बी और ये सी वाली। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो है ना वैल्यू नहीं है इसकी एक्स की, ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है ना गोली किस तरफ को आ रही है, गोली आ रही है इधर से इस तरफ को। तो हमारे पास इस तरह ट्राइंगल तो नहीं बनती कि उसका एक सिरा जो है ना वो एक साइड गोल शक्ल में हो, सर्कुलर शक्ल में। ये हमारे पास ट्राइंगल बनेगी अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इस तरह। तो ये जो नीचे वाला सिरा है ना वो ऐसे गोल है। तो अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो ये जो हमने लिखा हुआ है एस, ये हमने इस लाइन को लिखा हुआ है जो डॉटेड शक्ल में है, ये वाली। तो ये गोल शक्ल में, ट्राइंगल में तो ये गोल नहीं होती। तो हमने क्या किया है, और ना ही हमारे पास इसकी वैल्यू थी तो एस की, तो हमने क्या किया है, ये जो थीटा था ना इसको इस्तेमाल कर दिया। थीटा को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हमारे पास लाइन है ना वो इधर आ जाएगी, समझ लें। तब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तकरीबन बराबर हो जाएंगी, यानी एस और एक्स की वैल्यू जो है ना वो बराबर हो जाएगी। ये एस क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। हम 5वें चैप्टर में फार्मूला पढ़ेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बराबर आएगा एस ओवर आर के। तो ये है वो एस जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, और आर जो है वो दायरे का रेडियस है। तो ये वाला जो एस है ना इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, इस थीटा की वैल्यू को कम कर दिया जिससे ये लाइन इधर आ गई। अब ये जो आर्क लेंथ है, ये असल में जो गोल लाइन है इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, और ये जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। जो मैथ पढ़ते हैं उनको तो पता होगा।
तो हमने थीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने आर्क लेंथ और कार्ड को क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। यानी जब बराबर हो जाएंगे तो आर्क लेंथ एस कार्ड एक्स के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई थीटा को इस्तेमाल करने से। वही वैल्यू हम जो है अब पुट कर देंगे। तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी। ए बराबर आ गया था माइनस जी थीटा के, और थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, थीटा की वैल्यू देखें यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें, एस की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा आर। आर तो नहीं आएगा यहाँ पे, अगर आप देखें आर क्या चीज़ है, रेडियस। अगर आप इसको मुकम्मल करें दायरे को ऐसे, तो दायरे का जो रेडियस है ना वो रस्सी की लंबाई के बराबर बनता है। तो सिंपल पेंडुलम में जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर एल माइनस जी एक्स ओवर एल। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं माइनस जी ओवर एल एक्स। अगर आप देखें तो ये जी और एल दोनों क्या है, कांस्टेंट है। जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, वो तो कांस्टेंट है। एल जो है वो रस्सी की लंबाई है। ये भी सिंपल पेंडुलम के आगे पीछे मूव करने की वजह से ये चेंज नहीं होती, ये भी कांस्टेंट रहती है पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो इसलिए हमने क्या किया है, एल को कांस्टेंट ले लिया। तो एल कांस्टेंट है तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। तो हमने जी की जगह पर इसको रीअरेंज करके लिखा जी ओवर एल लिख लिया। तो जी और एल दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो हमने इन दोनों की जगह पे कांस्टेंट लिख लिया। तो ये फार्मूला आ गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो यानी हमने साबित कर दिया है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ उसी के लिए ही प्रूव होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। तो ये हमने फार्मूला निकाला था ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। पहले तो हमने कहा थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, तो थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होंगे। तो हमने साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख लिया। तो फार्मूला आ गया ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब हम इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कहा जी हम 5वें चैप्टर में फार्मूला पढ़ के आए हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो वो बराबर आता है एस ओवर आर के। एस क्या चीज़ है, हमने कहा जी जब ये सिंपल पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आता है, तो तब ये जो कर्व पाथ बनता है बी से ए तक, ये है एस। अब हमारे पास इस एस की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने थीटा की वैल्यू को इस्तेमाल कर दिया, जिससे ये ए और बी के दरमियान फासला कम हो जाएगा। उससे ये होगा कि ये जो हमारी आर्क लेंथ है ना, कर्व लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के बराबर आ जाएगी। हमें पता है ये जो स्ट्रेट लाइन का जो फासला है ए से बी के दरमियान, ये एक्स है। तो जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारी ये आर्क लेंथ और कार्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। तब हम लिखेंगे एस हमारा बराबर आ गया एक्स के। तो एस की वैल्यू आ जाएगी एक्स, और आर क्या है, रेडियस है। यानी अगर हम अपने सिंपल पेंडुलम को देखें, ये पूरा अगर दायरा मुकम्मल करे ऐसे, ये पूरा दायरा मुकम्मल करे तो दायरे का जो रेडियस होगा ना वो इस रस्सी की लंबाई के बराबर आएगा। तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो एस की वैल्यू हमने डायग्राम से निकाली है, वो हो गई एक्स, और रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, एल आ गई। तो ये हम फार्मूले में एस की जगह पर पुट कर देंगे एक्स, और रेडियस की जगह पे पुट कर देंगे एल। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा माइनस जी ओवर एल एक्स। ये थीटा की वैल्यू पुट की है एक्स ओवर एल। तो इसमें फिर हमने कहा ये जी और एल तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम ए बराबर है माइनस ये कांस्टेंट जी और एल की जगह पे, और एक्स आ गया। ये फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। और अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिखें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा माइनस एक्स के। तो इस तरह हमने साबित कर दिया कि सादा पेंडुलम की जो हरकत है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
अब हम इसका जो है वो ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट की, और उससे फिर हम आगे क्या करेंगे, उससे फिर हम आगे टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। तो देखें, एक तो ए की वैल्यू हमने ये निकाली इक्वेशन नंबर 4 में -g/Lx, और हमने साबित भी कर दिया है कि सादा पेंडुलम की जो हरकत होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये होती है -ω²x। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ए की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये फार्मूला आ गया। यहाँ से अगर आप देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ω² बराबर आ जाएगा g/L के, और ओमेगा आ जाएगा g/L√। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फार्मूला आ गया, और ओमेगा आपको पता है कांस्टेंट। तो अब हम इस फार्मूले से ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि हमें पता चल गई है कि वो g/L√, है, इससे टाइम पीरियड का फार्मूला निकालते हैं। और आपको पता है जनरल फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, t = 2π/ω, 2π/ω। हमने ये देखे नीचे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी g/L√, ये बटे का बटा ऊपर आएगा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया t = 2πL/g√। तो इस फार्मूले में हम देख सकते हैं सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एल और जी की वैल्यू पे। ये एमसीक्यूज आ जाता है जी, हम ऐसा करते हैं जी, जो सादा पेंडुलम है उसकी गोली के मास को डबल कर देते हैं, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके फार्मूले में मास है ही नहीं। तो टाइम पीरियड पे तो उस वक्त फ़र्क पड़ेगा जब उसकी एल की वैल्यू चेंज होगी, जब उस जी की वैल्यू को चेंज करेंगे तब सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो चेंज होगा। मास के चेंज होने से टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने इसमें याद रखना है। अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, टाइम पीरियड का उलट जो होता है वो आपको पता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ बराबर है 1/t के, तो टाइम पीरियड के फार्मूले का उलट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से एक बात और भी आप याद रखेंगे कि आपसे वो पूछ लेते हैं फर्स्ट पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, थर्ड पेंडुलम क्या होता है। तो फर्स्ट पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, और सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। जैसे ये हमने लिखा है द पेंडुलम होज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, उसको उलट करेंगे 1/2 करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हम इससे लेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि t बराबर है 2πL/g√। तो इसमें से हमने लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, ये कांस्टेंट है। टाइम पीरियड उसने बता दिया, अभी सेकंड पेंडुलम है यानी 2 सेकंड है, सिर्फ l की वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ से वो हमसे ये भी पूछ सकता है अभी सेकंड पेंडुलम की लेंथ फाइंड करें, तो ये हमने फिर इस फार्मूले से सेकंड लेंथ फाइंड करनी होगी। क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें नहीं है, एक टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं है, दूसरा लेंथ की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो अभी जब वो हमें कहेगा अभी सेकंड पेंडुलम का लेंथ फाइंड करें, तो सेकंड पेंडुलम से हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा अभी 2 सेकंड, बाकी लेंथ रह जाएगी वो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।